हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग इकोनॉमी। ये जो करंट अफेयर है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस की एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। तो इसके थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा और ये काफ़ी एग्जाम रेलिवेंट भी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने रिसेंटली अनवील किया है एक 4 टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसको 4 हम लोग देखेंगे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 में डिवाइड किया गया है। किसको? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको हम लोग यूसीबीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आप समझ में ही आपको ये आ रहा होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन एरिया में सिचुएटेड हो। ठीक है, रीसेंट टाइम्स में यूसीबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आरबीआई ने बहुत चेंजेस लाया है। जैसे 2020 में चेंज लाया, फिर 2021 में एक फ्रेमवर्क आया, और अभी जो है वो जो क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोग पूरी तरह से रीमॉडल कर देंगे और इनका जो है इनको डिफरेंट टायर्स में जो है वो कैटेगराइज कर देंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये डिफरेंट टायर्स में कैटेगराइज करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो अच्छे से चल रहे थे। तो रीज़न क्या है? देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे आप समझ रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये अब डिफरेंट स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, खास करके जो बॉम्बे में सिचुएटेड हैं, गुजरात में सिचुएटेड हैं, जो थोड़े से इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं या फिर जहाँ पर फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से लोन और डिपॉजिट्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ का जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो जो है नॉन इंडस्ट्रियलाइज एरिया में है। ठीक है, तो उनका ऑब्वियसली उतना ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। लेकिन जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जिनका काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा लोन देने लगे हैं, तो उनका क्या है कि उनका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह अच्छे से फंक्शन करेंगे, हम कैपिटल रेस करेंगे, हम और लोगों को लोन देंगे। तो इससे क्या हुआ कि आरबीआई को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया कि चलिए हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी फैल गए हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो इसका क्या करते हैं कि इसको हम लोग अगर टायर्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि कुछ बैंक्स जैसे जिसका एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसका एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग दूसरे टायर में रखेंगे, उनको हम लोग टायर 4 में रखेंगे या टायर 3 में रखेंगे। जो छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको हम लोग क्या रखेंगे? टायर 1 में और टायर 2 में। अब जब टायर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अलग होगा। जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उन पे मतलब आप बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस कम लगेगा, उनको ड्यू डिलीजेंस कम करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको क्या है? उनको CRAR जो हम लोग आगे देखेंगे, जो रिस्क आपका जो CRAR रेशियो होता है कोई भी बैंक मेंटेन करता है, वो उनको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 में जो है इन बैंक्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है एक जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारा जो इकोनॉमी फॉर ऑल जो प्लेलिस्ट है उसमें बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अच्छे से बताया गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स होता है और कमर्शियल बैंक्स होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का बेसिकली क्या होता है, इसका थोड़ा सा जो वर्किंग होता है उसका स्टाइल डिफरेंट होता है कि इसमें आपको पता है कि ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए इस तरह का बैंक बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में कुछ बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में ही कुछ फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं, तो वो एक कोऑपरेटिव बैंक बना लेते हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है कि इसमें जो आप बोल सकते हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं वही इसके कस्टमर्स भी होते हैं। मतलब जैसे आप सोचिए कि 10 बिजनेसमैन ने इसे बनाया, मिलके कुछ पैसा दिया। अब किसी एक बिजनेसमैन को पर्टिकुलर टाइम पर कुछ पैसे का जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा जो है उस बिजनेसमैन को दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये आपस में ही छोटा एक फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। और यहां पर क्या होता है, आपको पता है यहां पर 1 पर्सन 1 वोट होता है। इनका गवर्नेंस जो होता है वो कमर्शियल बैंक से काफी डिफरेंट होता है। वहां पे जो आपको पता है कमर्शियल बैंक में जो होता है वहां पे बोर्ड्स होता है, बैंक बोर्ड होता है जो कि डिसीजन लेता है। यहां पर भी वही होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, क्योंकि यहां पर जो मेंबर्स हैं वही आपके कस्टमर्स भी हैं। ठीक है, इसका जो है वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अगेन अभी हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जब हम लोग को आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं जहां पर कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक के बारे में डिफरेंशिएट किया गया है। अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ कैसे होता है, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली करते हैं 2 तरीके से, एक तो जो रूरल एरिया में है और एक जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूसीबीज। अब रूरल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है जो बैंक्स
जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। जो शॉर्ट टर्म्स लोन देते हैं उसमें भी हायरार्की बना हुआ है, जैसे एसटीसीबी हुआ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेट के लेवल पे जो आपका कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन करता है, एपेक्स लेवल जो होता है किसी भी स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं एसटीसीबीज। उसके नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। तो ये जो है किस लेवल पे ऐड करता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आपको पता है विलेज लेवल पे या आपको छोटे कस्बों में जो है क्या काम करता है, आपका पीएसीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। तो ये कुछ हायरार्की बना हुआ है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। सेम अगर आप इसमें देखेंगे, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में भी आपका होता है, जैसे एससीएआर सीबीएस क्या होता है आपका, आप बोल सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक होता है। ये बेसिकली थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स देता है, ये जनरली शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन देता है। तो ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। वहीं अर्बन के केस में देखें तो कुछ खास कैटेगराइजेशन हमारे यहाँ नहीं था। एक होता है वैसा कोऑपरेटिव बैंक जो कि एक सिंगल स्टेट में रजिस्टर्ड है। आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो किस लेजिस्लेशन के अंदर बनते हैं, सबसे पहले तो वो जिस स्टेट में बना है उस स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है उसके अंदर वो रजिस्टर होता है। ठीक है, बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो मल्टी स्टेट में ऑपरेट करते हैं, तो उस केस में उनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रखा जाता है। अब इनका जो आप बोलेंगे गवर्नेंस कैसे होता है, तो एक तो स्टेट रजिस्ट्रार, इन पर स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ जो होते हैं, जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो स्टेट के जो हेड होते हैं, वो एक तरह से इसका रेगुलेशन करते हैं। प्लस आपको पता है क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के भी अंदर आते हैं, तो इसी कारण आरबीआई भी जो है वो यूसीबी को रेगुलेट करता था। तो बीच में क्या हुआ कि इसके बीच में क्या हुआ कि डुअल कंट्रोल हो जाता था स्टेट और आरबीआई का, तो यहां पर काफी टसल चलता था। तो 2020 में क्या हुआ कि आरबीआई ने फुल कंट्रोल ले लिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। अब पूरी तरह से यूसीबीज जो है वो किसके डायरेक्शन के अंदर वर्क करते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई के अंडर में जब आ गया तो आरबीआई ने इसे डिसाइड किया है कि हम इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज करेंगे और यहां पर क्या करते हैं हम लोग इसको 4 टायर सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। अब 4 टायर सिस्टम कैसा है देखिए, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। कैसे कैटेगराइजेशन हुआ है, तो सबसे पहले हुआ है डिपॉजिट पर बेस्ड। ठीक है, कितना डिपॉजिट्स आता है उस बैंक में, तो जिस यूसीबी का डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ तक का है उसको हम लोग रखेंगे टायर 1 में। ठीक है, उसके बाद टायर 2 में क्या है कि 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक अगर आपका डिपॉजिट है, आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो आपको टायर 2 में रखा जाएगा। टायर 3 में क्या है 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक, और टायर 4 में क्या है आपका मोर देन 10,000 करोड़। तो जो भी है आपका किस पे है, बेस्ड ऑन डिपॉजिट। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टायर जो 4 टायर सिस्टम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो कैसे वर्क करता है, तो वो वर्क करता है बेस्ड ऑन डिपॉजिट। ठीक है, चलिए अब एक और उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि यहां पर एक बोला गया है कि जो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका मिनिमम नेट वर्थ जो है वो 2 करोड़ होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया है, द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ टायर 1 यूसीबी, जो कि हमने देखा जिसमें डिपॉजिट आपका 100 करोड़ तक होता है, उसमें भी कुछ यूसीबीज हैं जो अगर सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम डिपॉजिट 2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी यूसीबी हैं, चाहे वो टायर 1 में हो, टायर 2 में हो, टायर 3 में हो, उनका मिनिमम नेट वर्थ जो है वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़। तो आपको क्या समझ में आया कि टायर 1 जो हमने बोला, इसमें देखिए जो टायर 1 मतलब क्या हुआ कि जिसमें 100 करोड़ से कम का डिपॉजिट है, उसमें वैसे यूसीबीज जो सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं उनका मिनिमम वर्थ कितना होना चाहिए, 2 करोड़। इसके अलावा जितने भी यूसीबीज हैं, चाहे वो टायर 1 में हो, टायर 2 में हो, टायर 3 में हो, टायर 4 में हो, उनका सबका मिनिमम जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़। ये जो है आरबीआई ने अपने फ्रेमवर्क में दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी हमने जस्ट कहा कि डिफरेंट जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका डिफरेंट एम्बिशन है। जो बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए हैं तो उनको अब ज़्यादा लेंडिंग करना है, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो हम लोग क्यों ना करते हैं जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, जिसको CRAR बोलते हैं। आपको पता है अगर आपने बासेल नॉर्म्स पढ़ा होगा, बेसल नॉर्म्स अगर आपने बैंकिंग में पढ़ा है तो आप में से CRAR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CRAR बेसिकली क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपका कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट का रेशियो लिया जाता है, और ये सर्टेन % होना जरूरी है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो आपको पता है आपको जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लग जाता है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि CRAR क्या होता है, तो CRAR क्या होता है, बेसिकली आपका कैपिटल इज टू रिस्क वेटेड एसेट का जो है रेशियो लिया जाता है। अब ये क्या बोला गया है कि टायर 1 बैंक को कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 9%। तो ये काफी कम है, मतलब बाकी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे टायर 2 को कितना करना है, 12%, टायर 3 को 12% और टायर 4 को 12%, मतलब इनको करना है CRAR कितना, 12%, लेकिन वहीं टायर 1 को सिर्फ और सिर्फ 9%। ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो छोटे हैं,
उनको ज़्यादा काम नहीं करना है, उनको सिर्फ एग्जिस्ट करना है, छोटे एरिया में लोन देना है, कुछ लोगों को ही लोन देना है, उनका ज़्यादा एम्बिशन नहीं है, तो उन पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जो है उतना कड़ा नहीं रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा लेंडिंग करना है, तो उनका जो है CRAR रेशियो 12% कर दिया गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है 4 टायर सिस्टम जो है आप पर डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो UPSC में आया, ये आपके लिए छोड़ते हैं, इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पूछा गया है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, एंड थर्ड क्या है, दे आर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू दी अमेंडमेंट इन 1966। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से, मतलब जो स्टेटमेंट्स है कौन करेक्ट है, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।